हाय एवरीवन। सो हमारा आज का टॉपिक है एंट्रोपी एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले आपको यहीं से स्टार्ट करना है, हम एग्जाम के पर्पज से स्टार्ट करते हैं। तो एंट्रोपी जो होती है वो चैप्टर 1 में हमने देखा था, प्रोबेबिलिटी का फंक्शन होती है। अब थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, डब्ल्यू से। तो डब्ल्यू का जो फंक्शन है वो यहाँ हमने लिख दिया एंट्रोपी, एस फॉर एंट्रोपी है यहाँ पे। तो एंट्रोपी जो है वो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू का कोई फंक्शन है। ओके, इसके बाद में अब ये एफ डब्ल्यू का नेचर कैसा होगा ये पता करने के लिए हम क्या करते हैं कि मान लीजिए दो सिस्टम लेते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम, बिल्कुल एक दूसरे से आइसोलेटेड है, और उनकी जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी है किसी टाइम पे W1 है और W2 है, और इनकी एंट्रोपी जो है वो है S1 एंड S2। तो ये वाला रिलेशन अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट सिस्टम के लिए रिलेशन मिल जाएगा अपन को S1 एज अ फंक्शन ऑफ W1 और S2 एज अ फंक्शन ऑफ W2। अब हम दोनों को अगर कंबाइन एंट्रोपी निकालते हैं तो एंट्रोपी की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऐड हो जाती है। तो अगर इन दोनों से मिलकर, मतलब एक सिस्टम हमारा ऐसा था, दूसरा सिस्टम हमारा ऐसा था, अब कंबाइंड सिस्टम जो है इसकी एंट्रोपी S1 थी, इसकी एंट्रोपी S2 थी। कंबाइंड सिस्टम की जो एंट्रोपी है वो S है मान लीजिए, तो S कितना हो जाएगा, S1 प्लस S2 हो जाएगा। वैल्यू पुट करेंगे तो F ऑफ W1 प्लस F ऑफ W2 हो जाएगा। लेकिन प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन ये होती है कि किसी एक इंसिडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी अगर P1 है और दूसरे इंसिडेंट के होने की प्रोबेबिलिटी P2 है, तो दोनों के कंबाइंड इंसिडेंट होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो P1 मल्टीप्लाई बाय P2 होती है। तो इस तरह से कंबाइंड सिस्टम की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, W1 मल्टीप्लाई बाय W2 होगी। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में इस वाली इक्वेशन पे आओ वापस, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 अपन ने वापस लिखी है, S विच वॉज इक्वल टू F ऑफ W। वहां W की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, W1 मल्टीप्लाई बाय W2। तो हमारे पास इक्वेशन 3 और 5 देखते हैं। इक्वेशन 3 से हमारे पास ये है और इक्वेशन 5 नंबर ये है। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास सेम है, इसका LHS में S है, इसके LHS में S है, तो इनका RHS भी इक्वल होगा। तो इसका RHS ये रहा और इसका RHS ये रहा। तो हम अगर इसका RHS इक्वल करेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगा। आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमें ये पता चल गया है कि जो f का फंक्शन, जो f फंक्शन है उसका नेचर जो है वो लॉगरिथमिक होना चाहिए। लॉगरिथमिक क्यों होना चाहिए, क्योंकि लॉग कभी लेते हैं ना a और b का, तो वो उसको सॉल्व करते हैं तो ln a प्लस ln b हो जाता है। और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, फंक्शन में W1 मल्टीप्लाई बाय W2 है, आगे जाके W1 प्लस W2 आ रहा है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि इनका जो रूप है, फंक्शन जो है वो कैसा होना चाहिए, लॉगरिथमिक होना चाहिए। चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ और नया एक्सपेरिमेंट इसके ऊपर करते हैं। W1 और W2 जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो W1 को कांस्टेंट रखते हुए W2 चेंज कर सकते हैं, या W2 को कांस्टेंट रखते हुए W1 को चेंज कर सकते हैं। तो हम इक्वेशन 6 जो है इसका आंशिक अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर देखो ये फंक्शन है W1 W2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस फंक्शन का, कौन सा, जो इक्वेशन 6 में दिया हुआ है, इक्वेशन 6 का ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन 6 का डिफरेंशिएशन करेंगे W1 को नियत रखते हुए W2 के सापेक्ष, या फिर W2 को नियत रखते हुए W1 के सापेक्ष, यहाँ 1 आएगा। ठीक है, एक बार W1 को कांस्टेंट रखते हुए W2 के सापेक्ष करेंगे, एक बार W2 को कांस्टेंट रखते हुए W1 के सापेक्ष करेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास, क्योंकि W1 को कांस्टेंट रखा है, अगर W1 को नियत रखा है तो यहाँ से ये वाला जो W है ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आके यहाँ पे आ जाएगा, और डेल किस पे लग जाएगा हमारे पास में, ये तो बाहर आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसके अलावा अगर अपन ये वाली चीज नहीं करते हैं, मतलब दूसरा तरीका भी मैं बता सकती हूँ, दूसरा तरीका आई थिंक आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा। दूसरे तरीके के अंदर आप यहाँ पर ये चीज कर सकते हो कि इस इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन जो है, जस्ट अ मिनट, देखो ये वाला अपन को सॉल्व करना था, करेक्ट। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें मैं W1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देती हूँ और W1 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर देती हूँ, बाकी ब्रैकेट में जो टर्म है उसे एज इट इज लिखते हैं। तो डेल W1 W2 डिवाइडेड बाय डेल W2, और यहाँ पर कांस्टेंट आ गया W1। अब क्योंकि देखो W1 कांस्टेंट है, इसलिए इसको डेल के अंदर भेजा जा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ 2 लिखा हुआ होता, तो उस 2 को या 3 को या 5 को आप W2 के साथ भेज सकते थे। तो दिस टर्म कैन बी रिटन एज ये W1 तो एज इट इज आएगा। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा डेल ऑफ W1 W2 डिवाइडेड बाय डेल ऑफ, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, सॉरी ऊपर लॉग है, एक मिनट जस्ट अ मिनट देखने दीजिए, फंक्शन था यहाँ पे, ये f है, ये f है, ये भी f है, यहाँ पे f नहीं आएगा, ये भी f है यहाँ पे, और यहाँ पे आ जाएगा W1 W2 और ये आ जाएगा W1। ठीक है, अब ये जो चीज है वो लिखी हुई दिखा देती हूँ आपको, ये देखिए ये यहाँ पे लिखी हुई है, ये रही।
करेक्ट, ये हमें मिल गई। इसमें हमने यहाँ पे इसमें इसको अपन किसके इक्वल लिख सकते हैं, डेल एफ डब्ल्यू टू अपॉन डेल डब्ल्यू टू। अब ये अपन ने कैसे लिखा, ये इक्वेशन किसके है, क्योंकि ये तो एलएचएस है, राइट, ये एलएचएस है। अपन क्या कर रहे थे, इक्वेशन 6 का आंशिक अवकलन कर रहे थे, तो अभी तक अपन इक्वेशन 6 के एलएचएस की बात कर रहे थे। इक्वेशन 6 के आपको यहाँ पे समझ में आ गया, ये वाला पार्ट समझ में आ गया, तो ये एलएचएस का तो अपन ने कर लिया, देखो है ना, एलएचएस का तो अपन ने कर लिया। अब यही चीज अपन को क्या करना था, अपन ने क्या किया, W1 को कांस्टेंट रखते हुए, अब W1 को कांस्टेंट कर दिया, इसलिए इस फंक्शन का अवकलन क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 0 हो जाएगा। और W2 का किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, W2 के रेस्पेक्ट में, तो इसका W2 के रेस्पेक्ट में जब करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल एफ ऑफ W2 अपॉन डेल W2, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। तो ये बेसिकली ये RHS का डिफरेंशिएशन से मिला है और ये LHS के डिफरेंशिएशन से मिला है। कौन से इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 6 में। सेम चीज आपको उल्टी करनी है जो मैं यहाँ पे छोड़ रही हूँ, W2 को कांस्टेंट रखते हुए W1 के रेस्पेक्ट में करना है, W1 यहाँ पे आएगा, करेक्ट। उसके बाद क्या करना है, ऊपर नीचे W2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको ये वाला टर्म मिल जाएगा। और राइट हैंड साइड में इस बार W2 को कांस्टेंट किया है, तो ये वाला टर्म आ जाएगा 0 और ये वाले टर्म का हो जाएगा W1 के रेस्पेक्ट में, और इक्वेशन नंबर 8 आपको मिल जाएगी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 7 और 8 हमें मिल चुकी है। इक्वेशन नंबर 7 और 8 से देखो हमें क्या मिल सकता है। यार ये वाला इरेजर काम नहीं करता यहाँ पे, ये दिक्कत है। 7 और 8 में देखो, 7 और 8 में अपन क्या करेंगे, यस 7 और 8 में इस मैं कलर दूसरा ले लेती हूँ, ताकि केवल जो सर्कल ले रही हूँ, देखो जिस पार्ट को मैंने लूप के अंदर लिया है उस पार्ट की वैल्यू निकालनी है। इस पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो W1 को राइट हैंड साइड में भेजेंगे, तो W1 यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन W1 और ये यहाँ से हट जाएगा। इसी तरह से इस पार्ट की वैल्यू निकालेंगे तो W2 यहाँ से हट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन W2। अब ये जो रेड कलर के लूप में LHS में पार्ट है ये बिल्कुल सेम है, तो यानी कि ये वाला पार्ट जो था वो वाला पार्ट इक्वेशन 7 से तो इसके बराबर आ जाएगा और इक्वेशन 8 से वो इसके बराबर आ जाएगा, करेक्ट। ये हमें यहाँ पर मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में क्या किया है, पूरे इक्वेशन को W1 W2 से मल्टीप्लाई किया, मतलब इन दोनों को बराबर लिखो, अब इसको छोड़ दो, बस इन दोनों को रखो, इन दोनों को रखा, इक्वेशन को W1 W2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ W1 W2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ W1 W2 से मल्टीप्लाई कर दिया, W1 से W1 कैंसिल आउट, W2 से W2 कैंसिल आउट, तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास जो है वो बन जाएगा ये वाला फंक्शन और राइट हैंड साइड आपके पास बन जाएगा ये वाला फंक्शन। अब LHS देखो वो केवल W1 का फंक्शन है और RHS देखो केवल W2 का फंक्शन है। इसका मतलब ये दोनों जो है वो किसी कांस्टेंट के इक्वल होने चाहिए। क्यों इक्वल होने चाहिए, क्योंकि देखो मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 2x कोई फंक्शन है और वो वाई स्क्वायर प्लस वाई के इक्वल है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर x में मैं चेंज करती हूँ, अब ये दोनों बराबर है, अगर ये दोनों बराबर है यानी किसी टाइम पे इसकी वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 3 होगी। अगर मैं x को चेंज करती हूँ, x को चेंज कर देते हैं, अगर x को चेंज करेंगे तो LHS चेंज हो जाएगा, चेंज होते ही मान लीजिए LHS की वैल्यू चेंज होकर कितनी हो गई 4, लेकिन x जो है वो राइट हैंड साइड में है ही नहीं, तो राइट हैंड साइड में उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो क्या 4 और 3 इक्वल हो सकते हैं, कभी नहीं इक्वल हो सकते। तो अगर LHS आपके पास फंक्शन है और उसमें केवल एक वेरिएबल है और RHS है उसमें दूसरा वेरिएबल है और वो दोनों अगर एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन दोनों का किसी कांस्टेंट के इक्वल होना जरूरी है। तो मान लीजिए ये एक कांस्टेंट के इक्वल है 3, ताकि जब आप x में चेंज करो तब भी ये वैल्यू 3 के लिए बनी रहे और ये भी वैल्यू 3 बनी रहे, तो ये दोनों, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में केवल W1 है, अगर मैं W1 में चेंज करती हूँ तो LHS चेंज हो जाएगा, RHS चेंज नहीं होगा और इक्वेलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। सिमिलरली W2 में चेंज करती हूँ तो RHS चेंज हो जाएगा और LHS चेंज नहीं होगा, फिर से इक्वेलिटी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए हमें इसको कांस्टेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 1 और 2 हटा दो तो W डेल एफ ऑफ डब्ल्यू, डेल डब्ल्यू जो है वो नियतांक के बराबर होगा और मान लीजिए के बराबर है, उसे हमने क्या कर दिया के बराबर। अब सबसे पहले इस डब्ल्यू को के नीचे लेके जाइए तो के अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा, और इस डेल डब्ल्यू को यहाँ पर ले जाइए डेल डब्ल्यू, तो आपके पास ये वाली इक्वेशन आ जाएगी।
ओके अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपके पास कैंसिल आउट होके यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा, और इधर आपके पास के बाहर आ जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू हो जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू हम जानते हैं लॉग डब्ल्यू होता है, डीएक्स अपॉन एक्स क्या होता है, लॉग एक्स होता है, तो के एल एन डब्ल्यू आ जाएगा, और प्लस सम कांस्टेंट सी इंटीग्रेशन का कांस्टेंट हो जाएगा, और हम जानते हैं एफ ऑफ डब्ल्यू किसके बराबर था, एस के बराबर था, तो एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ डब्ल्यू इज इक्वल्स टू के एल एन डब्ल्यू प्लस सी। कन्वीनियंस के लिए सी को अपन जीरो ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या जाएगा, एस इज इक्वल्स टू के एल एन डब्ल्यू, और आपने ये वाला फॉर्मूला कभी पढ़ा हुआ होगा, के एल एन ओमेगा, वहां पर ओमेगा थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होती है, यहाँ पर भी प्रोबेबिलिटी है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। हेडिंग क्या थी आपके पास, एंट्रोपी एंड थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो एंट्रोपी होती है और थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड होती है। बाकी ये वाला पार्ट किसी काम का नहीं है, थ्योरेटिकल है, डेरिवेशन अपना वहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इसका मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ इंग्लिश में, ये देख लीजिए। सबसे पहले इक्वेशन 1 देख लीजिए, फिर इक्वेशन 2 देख लीजिए, पोज करके देख लीजिए इसको। इक्वेशन 6 तक देख लीजिए पोज करके। इक्वेशन 8 तक देख लीजिए। इक्वेशन 9 तक देख लीजिए। इक्वेशन 10 तक देख लीजिए। इंटीग्रेशन किया फिर इक्वेशन 11 तक। कन्वीनियंस के लिए सी को जीरो मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर 12 हमें मिल जाता है। बस इसके बाद वाला जो थ्योरी है वो किसी काम की नहीं है हमारे। इसके बाद हम करेंगे इस एंट्रोपी की हेल्प से कुछ फंक्शंस निकालेंगे, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस। चलिए अब ये करते हैं अपन आगे, अब क्योंकि देखते हैं। हाँ, सबसे पहले हमने देखा था लास्ट लेक्चर में, हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया था, एल एन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन एल एन एन माइनस समेशन एन आई एल एन एन आई। ये स्टर्लिंग का जो फॉर्मूला था उसके जस्ट बाद हमने डिराइव किया था, आप पिछले वीडियोस में देख लीजिएगा, ये हमें मिला था। तो ये वाला इक्वेशन हमें मिला था, और हमने एन आई की वैल्यू भी निकाल ली थी। हमने यहाँ पे एन आई की वैल्यू भी निकाल ली थी। एन आई हमारे पास जो आ रहा था, इफ यू रिमेम्बर, एल एन एन आई हमारे पास ये आ रहा था, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन आई हमारे पास आ रहा था एन अपॉन जेड ई रेस टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ये मिल रहा था एन आई। तो अगर मैं यहाँ पे एल एन लगा दूं, लॉग लगा दूं, तो एल एन एन हो जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, माइनस एल एन जेड हो जाएगा जो कि यहाँ लिखा हुआ है, और एक्सपोनेंशियल और लॉग एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको अपन अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये फर्स्ट फंक्शन आपके पास एज इट इज है, करेक्ट। इसमें एल एन एन बाहर आ जाएगा, और समेशन एन आई जो है वो, क्योंकि जहां पर आई है समेशन तो वहीं पर जाएगा, और एल एन जेड जो है वो भी समेशन एन आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बीटा समेशन एप्सिलॉन आई और एन आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम जानते हैं समेशन एन आई जो है वो एन के बराबर होगा, और समेशन एप्सिलॉन आई एन आई जो है वो टोटल इंटरनल एनर्जी यू के बराबर होगा। तो हमारे पास जो एस का फॉर्मूला था कितना था, के एल एन ओमेगा, और एल एन डब्ल्यू, सॉरी एल एन डब्ल्यू था, और एल एन डब्ल्यू का फॉर्मूला हमें यहाँ से मिला हुआ है। तो हमारे पास देखो ये वाली वैल्यू जो है, सबसे पहले मैं यहाँ से ये वाली वैल्यू वापस लिखती हूँ एल एन डब्ल्यू की। एल एन डब्ल्यू हमें मिला है, एल एन डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एन एल एन एन, और क्या मिला है, माइनस एल एन एन समेशन एन आई, और क्या मिला है, प्लस एल एन जेड समेशन एन आई, और क्या मिला है, प्लस बीटा समेशन एप्सिलॉन आई एन आई। तो देखो इसको तो लिख लेते हैं u, ठीक है, और ये हो जाएगा अपना n, ये हो जाएगा अपना n, क्योंकि समेशन एन आई जो है वो n के इक्वल है, और समेशन एप्सिलॉन आई एन आई जो है वो टोटल इंटरनल एनर्जी यू हो जाएगा। तो यहाँ से अपन को मिलेगा, वापस लिखते हैं n एल एन एन माइनस, अब ये n हो जाएगा और ये एल एन एन है, तो फिर से ये n
ln n हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा प्लस n ln z प्लस बीटा टाइम्स u। एन एन से ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या बच रहा है, एल एन डब्ल्यू। तो एल एन डब्ल्यू का फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा, एंट्रोपी कितनी होती है, के एल एन डब्ल्यू। तो के को एज इट इज रखेंगे और एल एन डब्ल्यू की ये वैल्यू पुट कर देंगे, एन एल एन जेड प्लस बीटा यू। तो एक तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है, के को अंदर लेके जाएंगे तो एन के एल एन जेड प्लस के बीटा, बीटा कितना होता है, 1/kt होता है, साथ में u होता है, k से k कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एक फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा, एन के एल एन जेड प्लस यू अपॉन टी। चैप्टर 1 के अंदर भी ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपने कर रखा है पार्टीशन फंक्शन से। सो ये एंट्रोपी का फॉर्मूला मैं आपको दिखा देती हूँ, इक्वेशन नंबर 13 में देख लीजिए। इक्वेशन 13 में आपके पास एंट्रोपी आ गया, ठीक है। आगे ये क्या निकालना चाहता है, वापस देखिए आगे। ऊष्मा गतिकी के सिद्धांतों से हम जानते हैं डेल क्यू जो होता है वो टीडीएस के इक्वल होता है और थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ से डी यू प्लस पीडीवी के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम टी की वैल्यू निकालें इस वाली इक्वेशन से, इस वाली इक्वेशन से देखो एक बार, v को कांस्टेंट करो, v को कांस्टेंट करोगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगा और अब ये दो ही बचे। इन दो से अगर मैं आपको t की वैल्यू निकालने के लिए बोलूं तो ये ds यहाँ पे du के नीचे आएगा, तो ये देखो डेल u बाय डेल s व्हेन v कांस्टेंट, तो किसके इक्वल आ रहा है, t के इक्वल आ रहा है। एक तो ये हो जाएगा करेक्ट। और दूसरे में क्या है, दूसरे में एक तो t आ जाएगा और यहाँ पे अगर उल्टा कर दो इसको, इसी टर्म को रिवर्स ले लो, जस्ट अ मिनट यार, इसी टर्म को रिवर्स ले लो तो 1/t, 1/t क्या आ जाएगा, s ऊपर चला जाएगा, u नीचे आ जाएगा, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा। ये टर्म हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 14। अब इक्वेशन नंबर 13 से देखो निकालना है डेल एस अपॉन डेल यू निकालना है, यहाँ से डेल एस अपॉन डेल यू निकालना है। इक्वेशन नंबर 13 से हमें निकालना है डेल एस अपॉन डेल यू, क्योंकि वो इक्वेशन 14 में चाहिए, करेक्ट। इक्वेशन 14 में हमें ये टर्म चाहिए, तो यहाँ से ये निकालेंगे, वो निकालना है मैं बता देती हूँ। तो सबसे पहले मुझे s का ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, एन के एल एन जेड प्लस के बीटा यू, एन के एल एन जेड प्लस के बीटा यू, एस इज इक्वल्स टू एन के एल एन जेड प्लस के बीटा यू। यहाँ से देखो डेल एस अपॉन डेल यू निकालना है, ठीक है, कीपिंग वॉल्यूम वी कांस्टेंट। तो सबसे पहले एन कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लॉग जेड का कितना हो जाएगा, 1/z और साथ में dz आ जाएगा, dz आ जाएगा ना, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में करना है, u के रेस्पेक्ट में। तो 1/z डेल z बाय डेल यू, ये आ जाएगा करेक्ट। प्लस के कांस्टेंट है, एक बार बीटा का करना पड़ेगा और एक बार अपन को यू का करना पड़ेगा। तो के बीटा को एज इट इज रख देते हैं और के बीटा का करें और यू का करेंगे तो यू का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यू का कितना हो जाएगा 1। उसके बाद के यू को रखेंगे और बीटा का करेंगे तो डेल बीटा अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी, ये मिल जाएगा। अब अपन को क्या करना है देखना, इस एन के को अपॉन जेड एज इट इज रखते हैं, एन के अपॉन जेड। अब मैं वेरिएबल चेंज करती हूँ, वेरिएबल चेंज करने का मतलब यहाँ पे है कि आपको लिखा हुआ है डेल जेड अपॉन डेल यू, इसको बीटा में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं डेल जेड अपॉन डेल बीटा अपॉन डेल्टा यू। देखो डेल बीटा से डेल बीटा कैंसिल आउट होके वापस क्या मिल जाएगा, डेल जेड अपॉन डेल यू मिल जाएगा, प्लस का के बीटा और साथ में प्लस का के यू डेल बीटा अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी मिल जाएगा। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, एन के अपॉन जेड डेल जेड अपॉन डेल बीटा, साथ में आ जाएगा डेल बीटा अपॉन डेल यू प्लस के बीटा प्लस के यू, और ये आ जाएगा डेल बीटा अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी। अब ये चीज मैं दिखा देती हूँ आपके पास लिखी हुई, यस ये देखो एन के बाई जेड आया, डेल जेड बाई डेल बीटा एट कांस्टेंट वी, फिर डेल बीटा बाई, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में एक दूसरे के, प्लस का के बीटा आया प्लस का के यू डेल बीटा। ये इक्वेशन नंबर 15 अभी अभी मैंने डिराइव करके आपको बता दिया है। अब यू जेड और एन आई की डेफिनेशन से, यू जेड और एन आई की डेफिनेशन से अगर अपन लेते हैं तो सबसे पहले अपन को यहाँ पर क्या चाहिए, डेल जेड बाय डेल बीटा चाहिए। डेल जेड बाय डेल बीटा ये आएगा, कैसे आएगा, यहाँ पर देखो जेड कितना था, पार्टीशन फंक्शन था समेशन ई की पावर माइनस
बीटा एप्सिलॉन आई। हमें क्या चाहिए, बीटा के रेस्पेक्ट में चाहिए, तो डेल जेड बाय डेल बीटा, बीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एप्सिलॉन आई और माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, माइनस का एप्सिलॉन आई बाहर आ जाएगा और समेशन लगा हुआ रहेगा और ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई आ जाएगा। तो ये देखो माइनस समेशन ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई इनटू एप्सिलॉन आई, ये तो हो जाएगा डेल जेड अपॉन डेल बीटा। तो ये वैल्यू तो हम पुट करेंगे यहाँ पर। उसके अलावा इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं अगर, तो हमारे पास इस चीज को हमने क्या रखा है, माइनस एज इट इज रहने दो, समेशन एप्सिलॉन आई एज इट इज रहने दो। तो देखो माइनस एज इट इज रहने दिया, समेशन एप्सिलॉन आई एज इट इज रहने दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस बीटा एप्सिलॉन आई को क्या लिखा है, जेड एन आई अपॉन एन। ये कैसे आया, हमारे पास एक फॉर्मूला था एन आई का, एन आई हमारे पास था एन बाई जेड ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। तो यहाँ से ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई निकालेंगे तो कितना बचेगा, जेड एन आई अपॉन एन बचेगा। तो जेड एन आई अपॉन एन हमने यहाँ पर लिख दिया, करेक्ट। अब हमारे पास यहाँ पर वो किसके इक्वल हो जाएगा, हम जानते हैं इसको, देखो क्या लिख लेंगे, माइनस जो टर्म पे आई नहीं लगा हुआ है उसको समेशन से बाहर निकाल लेते हैं। तो z पे आई नहीं है एक, तो एक n पे आई नहीं है, तो z अपॉन n बाहर निकाल लेते हैं, समेशन एप्सिलॉन आई एन आई। और समेशन एप्सिलॉन एन आई क्या होता है, हमारे पास u होता है, ये u होता है। तो देखो माइनस का z u अपॉन n हमारे पास आ गया, ठीक है, ये हमें मिल गया। अब इक्वेशन 15 को सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 15 का लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये था, राइट हैंड साइड में पहला टर्म कौन सा आ रहा है, राइट हैंड साइड में पहला टर्म आ रहा है एन के अपॉन जेड, तो ये रहा एन के अपॉन जेड। उसके बाद डेल जेड अपॉन डेल बीटा की वैल्यू निकाली, डेल जेड अपॉन डेल बीटा की वैल्यू निकाली, ये रही माइनस का जेड यू अपॉन एन, तो ये रहा माइनस का जेड यू अपॉन एन आ गया। साथ में हमारे पास क्या है, डेल बीटा अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये हमने एज इट इज लिखा, डेल बीटा अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम। प्लस का हमारे पास ये टर्म था के बीटा के यू, ये टर्म हमने के बीटा प्लस के यू ये हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो देखो कौन कैंसिल आउट क्या क्या हो रहा है, कैंसिल आउट करते हैं अपन, कैंसिल आउट करते हैं अपन ग्रीन से। तो ग्रीन से देखो ये n से ये n कैंसिल आउट हुआ, ये z से ये z कैंसिल आउट हुआ, तो हमारे पास यहाँ से क्या बचेगा, ऑरेंज कलर ले लेती हूँ, यहाँ से बचेगा एक तो माइनस साइन बच रहा है, माइनस साइन बच रहा है, ये k बच रहा है, ये k लिख लिया, और इधर से u बच रहा है, u बच लिख लिया, और यहाँ से बच रहा है डेल बीटा अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, और फिर प्लस का k बीटा, प्लस का k बीटा, और फिर ये वाला टर्म प्लस का k u डेल बीटा अपॉन डेल u एट v। ये वाला टर्म और ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचा क्या, सिर्फ k बीटा, सिर्फ के बीटा बचा। के बीटा हम जानते हैं कितना होता है, बीटा की वैल्यू रखो 1 अपॉन के टी होती है, तो के मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन के टी, तो के से के कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा 1 बाय टी। तो हमारे पास ये डेल एस अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी जो है इसकी वैल्यू किसके बराबर आई, 1 बाय टी के बराबर आई। तो हमारे पास यहाँ पर बेसिक, या फिर यहाँ से बीटा ये बोल रहा है कि यहाँ से बीटा निकालो, ओके बीटा निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इसको के बीटा रखो, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने ऊपर से निकाल रखी है, सॉरी इसकी वैल्यू हमने ऊपर से निकाल रखी है बहुत पहले, ये देखो ये रही, ये वैल्यू 1 बाय टी थी, तो 1 बाय टी जो आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है के बीटा, तो यहाँ से बीटा का फॉर्मूला कितना आया 1 बाय के टी। तो एग्जाम में अगर पूछा जाए कि सिद्ध कीजिए बीटा इज इक्वल टू 1 बाय के टी, तो जो डेरिवेशन हमने अभी किया है वो डेरिवेशन आपको करना है। इसके बाद हम जानते हैं एन आई का ये फॉर्मूला होता है एन बाई जेड एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन आई ओवर के टी, ये वाला फॉर्मूला होता है। और जेड हम जानते हैं, जेड हमारे पास ये होता है, तो इंटरनल एनर्जी निकालते हैं समेशन एप्सिलॉन आई एन आई, तो हमने समेशन में एन आई की जगह वो वैल्यू रखी है, एन आई की जगह हमने रखा है एन बाई जेड समेशन ई रेस टू पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, वो वैल्यू रख दी, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसका टी के सापेक्ष जेड का, इस जेड का टी के रेस्पेक्ट में अवकलन करेंगे, डी जेड अपॉन डी टी लेंगे, डी जेड अपॉन डी टी लेंगे, तो कितना आ जाएगा ये मैं करके बता देती हूँ आपको। तो z हमारे पास था समेशन e की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, या फिर बीटा की वैल्यू रखते हैं e की पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन के टी, ठीक है, t के रेस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ से आ जाएगा dz अपॉन dt। तो सबसे पहले एक्सपोनेंशियल का एक्सपोनेंशियल ही होता है, तो समेशन e की पावर माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन के टी, और फिर आपके पास जो यहाँ पे
टर्म होती है उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, तो वो हो जाएगा 1/x का कितना होता है -1/x², और एक ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका एप्सिलॉन आई अपॉन के, ये तो कांस्टेंट है, और t², ये हो जाएगा हमारे पास। तो इसको बाहर ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/kt² समेशन एप्सिलॉन आई एक्सपोनेंशियल माइनस एप्सिलॉन आई अपॉन kt, ये हमारे पास आ जाएगा dz अपॉन dt। मैं दिखा देती हूँ यही मिल रहा है क्या हमें, यस ये देखो यही हमें मिल रहा है इक्वेशन नंबर 21 में। 20 और 21 इक्वेशन से अगर अपन देखें u निकालना है हमें, क्योंकि u में हमें क्या चाहिए था, u में हमें क्या चाहिए था, हमें किसकी वैल्यू यहाँ पे एलिमिनेट करनी है, किसकी वैल्यू एलिमिनेट करनी है, तो देखो u हमने एज इट इज लिख लिया, ठीक है, और u की वैल्यू हमारे पास ये थी, u की वैल्यू के अंदर सबसे पहले हमें लिखना है n/z, तो ये आ गया n अपॉन z, ठीक है, n/z तो आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पूरे पार्ट की वैल्यू देखो, समेशन एप्सिलॉन आई, इस पूरे लूप की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 21 से निकालो, तो इस पूरे लूप की इक्वेशन नंबर 21 से जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, kt² dz अपॉन dt, और वो वैल्यू हमने यहाँ रख दी kt² dz अपॉन dt, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, हमें क्या मिल गया, u की वैल्यू nkt² अपॉन z, और यहाँ पे मिल गया dz अपॉन dt। इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको हम लिख सकते हैं nkt² 1/z dz अपॉन dt, और 1/z dz/dt को हम लिख सकते हैं nkt² d/dt ln z, क्योंकि आप सॉल्व करो d/dt ln z को सॉल्व करोगे तो log z का कितना होगा 1/z, और फिर z का कितना होगा dz/dt, तो इसको सॉल्व करोगे तो यही मिलेगा। तो ये u का एक्सप्रेशन हमें मिल चुका है, और हम जानते हैं कि s का फॉर्मूला n के ln z u/t, ये मैंने यहाँ निकाला हुआ है, s का फॉर्मूला आपको मैं दिखा देती हूँ, s का फॉर्मूला हमने निकाला था ये रहा, n के ln z u/t, ये हमने पहले ही निकाल लिया था, करेक्ट, ये वाला s का फॉर्मूला आपके पास निकला हुआ है, तो s आपके पास आ चुका है, और u भी आपके पास इक्वेशन नंबर 21 में आ चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम निकालेंगे हेल्महोल्ट्ज फंक्शन, f इज इक्वल टू होता है u माइनस टी एस, तो u की वैल्यू ये रही और s की वैल्यू ये रही, तो हम यहाँ पे u माइनस टी एस निकालते हैं ना, तो f इज इक्वल टू u माइनस टी एस, तो u कितना हो जाएगा nkt², मुझे मैं भूल गई, nkt² d/dt ln z आएगा ना, u की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये यहाँ से कहाँ से आएगा, अच्छा u को रहने देना है, u की वैल्यू रखनी नहीं है, सॉरी एक बार u की वैल्यू रखते नहीं है, u को एज इट इज रहने देते हैं, u माइनस t और s की वैल्यू रख देते हैं, s की वैल्यू कितनी है n के ln z, n के ln z प्लस u/t, हाँ u की रखनी नहीं है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो u माइनस n के t ln z माइनस t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, u से u कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस n के t ln z, ये हमारे पास f का फॉर्मूला आ गया। तो ये देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 24 में हेल्महोल्ट्ज फंक्शन भी आ गया, ठीक है, ये हमें मिल चुका है s, और आई थिंक ये हमें नहीं करना है, ये भी हमें नहीं करना है, ये भी हमारे किसी काम का नहीं है, और ये हमारे काम का है, बिल्कुल है, यहां से वापस डेरिवेशन शुरू होता है, देखो ये मैक्सवेल का बोल्ट्जमान फंक्शन आएगा क्या, यस, मैक्सवेल का बोल्ट्जमान फंक्शन आएगा, चलो कोई बात नहीं, इसी में करते हैं आगे, ये छोड़ दो, ये किसी काम का नहीं है, इंग्लिश मीडियम वालों को इतना दिखा देते हैं पहले, देखो इक्वेशन 13 तक आ चुके थे आप, 14 तक आ चुके थे आप,
एक मिनट, कहाँ से शुरू किया बता देती हूँ। हाँ, यहाँ से देखो, हमने यहाँ से शुरू किया था एस के डेरिवेशन से। इक्वेशन नंबर 15, इक्वेशन नंबर 16 और 17 तक देख लीजिए। ये आया कैसे नहीं ये वाला एक्सप्रेशन? प्रिंट कैसे नहीं हुआ है ये? इक्वेशन 253, होल्ड ऑन है ना। हाँ, अब देखिए इक्वेशन 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 एफ निकल चुका है। बस एग्जाम्पल हमें नहीं करना है। एग्जाम्पल मतलब आप करना चाहो तो खुद से कर सकते हो, मैं नहीं करवा रही एग्जाम्पल, ये किसी सिस्टम का निकाल के बता रहा है। ये हमें जरूर करना पड़ेगा क्योंकि ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन का वो है, ये हमें करना पड़ेगा जिसमें जी दे रखा हो। ओके, तो सपोज यहाँ पर मान लीजिए, देखो इस वाले को करना पड़ेगा। मान लीजिए हम एक ऐसा सिस्टम लेते हैं जिसमें हमारे पास कितने पार्टिकल्स हैं, एन पार्टिकल्स है, और आर कोष्टिकाओं में, आर जो सेल्स हैं उनमें आराम से डिस्ट्रीब्यूटेड है, और उसमें नंबर क्या है, फर्स्ट में N1, N2, Ni, Nr इस तरह से है। अब अगर इनका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेते हैं, यानी कि आपके पास n पार्टिकल है, ध्यान रखना, तो और हमें हमारे पास लिखा हुआ है आईवी सेल में अगर कोई भी पार्टिकल है तो उसकी एनर्जी कितनी है, एप्सिलॉन आई है। और ये कह रहा है कि इस कोष्टिका में समान ऊर्जा के कितने लेवल है, जीआई। जैसे मान लीजिए ये कोष्टिका है एक, इसमें भी 4 सेल बने हुए हैं, तो जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। इन चारों की एनर्जी क्या है, समान है। तो Ni पार्टिकल को, Ni मतलब ith सेल है मान लीजिए, और उसमें Gi सब लेवल्स हैं। सब लेवल का मतलब उसमें समान एनर्जी के एनर्जी लेवल बने हुए हैं, Gi। तो Gi एनर्जी लेवल में Ni पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट करने के कितने तरीके होते हैं, Gi की पावर Ni। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में 11-12 में मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आप, तो आप याद रख लीजिए। Gi सब लेवल है, समान ऊर्जा के स्तर है, उसमें आपको Ni पार्टिकल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके तरीके हैं Gi रेज़ टू पावर Ni। तो अगर अपन W निकालें तो अब तक अपन ने W का फॉर्मूला जो पढ़ा था उसमें क्या था, ऊपर n फैक्टोरियल था, नीचे n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल और nr फैक्टोरियल था। अब क्योंकि सब लेवल G का इंट्रोडक्शन हो गया है तो आपको G1 की पावर n1, G2 की पावर n2, Gr की पावर nr भी लेना पड़ेगा। तो फॉर्मूला जो है उसमें क्या चेंज आएगा, तो इस बार क्या करेंगे, नीचे सारे मल्टीप्लीकेशन में है तो पाई लगा दिया, यहाँ पर भी सारे मल्टीप्लीकेशन में है तो पाई लगा दिया। अब इस W का लॉग लेंगे, सबसे पहले इस W का लॉग लेंगे और स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे। तो स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पर लगाएंगे सबसे पहले, देखिए क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट लिख रखा है, अपन डायरेक्ट नहीं लिखेंगे। हमें W क्या मिला है, n फैक्टोरियल अपॉन पाई n i फैक्टोरियल पाई Gi की पावर Ni, ये हमें मिला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ln W लेंगे। ln W से हमें ऊपर मिलेगा ln n फैक्टोरियल, ये पाई जो है वो समेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस समेशन, और लॉग भी तो लेना है, माइनस समेशन ln ni फैक्टोरियल, और ये जो है प्लस में आ जाएगा, प्लस में समेशन, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा लॉग में आएगा, तो ni ln gi। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एक तो जहां पाई लगा हुआ था, जब लॉग लेते हैं तो वो समेशन में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर a की पावर b है उस पे लॉग लगता है तो b log a हो जाता है, तो वो मैंने यहाँ पर यूज किया है। अब स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन ये कहता है ln n फैक्टोरियल जो होता है वो होता है n ln n माइनस n, ये होता है स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन। तो सबसे पहले इस पे लगाएंगे तो इस पे हो जाएगा n ln n माइनस n। अब इस पे लगाएंगे तो यहाँ पे माइनस ब्रैकेट में कर लेते हैं, इस पे लगाएंगे और इस पे समेशन तो लगेगा ही लगेगा, तो समेशन ni ln ni
माइनस समेशन एन आई, और इसका लगाएंगे तो इस पे हमारे पास क्या मिलेगा, प्लस ब्रैकेट को ब्रैकेट कर देते हैं, समेशन एन आई, जीआई पे एक मिनट में देख लेती हूँ जीआई बड़ा है क्या, जीआई पे स्टर्लिंग अप्रोक्सीमेशन लगाया है क्या, नहीं लगाया है, जीआई पे नहीं लगाया तो इसको रहने दो, एल एन जी आई रहने देते हैं, एल एन जी आई देख लेंगे, जीआई अगर बड़ा नंबर होगा तो लगा देंगे। सॉल्व करते हैं, एन एल एन एन माइनस समेशन एन आई एल एन आई, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस समेशन एन आई कितना होता है, एन के बराबर होता है, प्लस समेशन एन आई एल एन जी आई, इस एन से ये एन कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, तीन टर्म बच रहे हैं, तो यहाँ देखते हैं तीन टर्म बच रहे हैं क्या हमारे पास, यस दिस इज फर्स्ट टर्म, यार ये प्रॉब्लम आ जाती है, तो तीन टर्म देखो ये आ रहा है हमारे पास, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म, इसका डेरिवेशन हमने कर लिया। अधिकतम प्रायिकता की अवस्था में, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में डेल्टा एल एन डब्ल्यू क्या होगा, 0 होगा, तो डेल्टा इस पे लगाते हैं अपन यहाँ पे, तो देखो इसमें तो क्या है, आई लगा हुआ ही नहीं है, एन भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी एन कांस्टेंट है, तो ये टर्म का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, केवल अपने पास बचेंगे इन दो टर्म की डिफरेंशिएशन, और इन दो टर्म के डिफरेंशिएशन से जीआई, ध्यान रखना जीआई भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि हर कोष्टिका के अंदर समान ऊर्जा के जो स्तर हैं उन स्तरों की संख्या फिक्स होती है, उसमें पार्टिकल कम ज्यादा होते रहते हैं लेकिन लेवल की संख्या वही होती है, जैसे मान लीजिए पी ऑर्बिट में 3 होते हैं, डी ऑर्बिट में 5 होते हैं, एफ ऑर्बिट में 7 होते हैं, एस ऑर्बिट में 1 होता है, तो ये संख्या फिक्स है, लेकिन उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो कम ज्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले इसका करेंगे, जब इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो एल एन जी ए तो एज इट इज रहेगा, और इस एन आई का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा एन आई, करेक्ट, यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास क्या होगा, इसमें एन आई एल एन आई, ये इसके अंदर आपके पास जो है दोनों टर्म का होगा, एन आई का भी होना चाहिए और एल एन आई का भी होना चाहिए, तो इसका मुझे करना पड़ेगा, ये इन्होंने गलत दिया है, मैं लिख लेती हूँ, एल एन डब्ल्यू किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, डेल्टा एल एन डब्ल्यू, जो कि हमें 0 करना है, वो किसके बराबर आ रहा है हमारे पास में, एन एल एन का तो 0 हो गया, और उसके बाद ये दो टर्म बच रहे हैं, समेशन एन आई एल एन जी आई, एक तो बच रहा है समेशन एन आई एल एन जी आई, इसका करना पड़ेगा हमें डेल्टा, और किसका करना पड़ेगा, माइनस का समेशन एन आई एल एन आई, इसमें दो फंक्शन है दोनों, और ये 0 करना पड़ेगा हमें, तो सबसे पहले इसका देखते हैं, इसमें तो क्या होगा, जी आई तो कांस्टेंट है, तो समेशन डेल्टा एन आई एज इट इज रहेगा और एल एन जी आई रह जाएगा, इसमें हमें देखो डेल्टा एन आई, पहले एन आई का करेंगे तब लॉग कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, तो समेशन तो बाहर रख देते हैं, एक बार के लिए समेशन बाहर रख देते हैं, सबसे पहले एन आई का करते हैं, एन आई का कितना हो जाएगा, डेल्टा एन आई, उस टाइम पर लॉग वाला फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, लॉग वाला फंक्शन कांस्टेंट रहेगा, प्लस उसके बाद एन आई को कांस्टेंट रखना है, एन आई को कांस्टेंट रखना है, और एल एन आई का, एल एन आई का कितना हो जाएगा, 1 अपॉन एन आई डेल्टा एन आई, क्योंकि 1 बाय एक्स डी एक्स होता है, तो 1 बाय एन आई डेल्टा एन आई हो जाएगा, और ये 0 के इक्वल होगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं वापस, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा समेशन डेल्टा एन आई एल एन जी आई हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस, इसको ओपन कर देते हैं, समेशन डेल्टा एन आई एन आई, और ये एन आई से एन आई कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा प्लस का समेशन डेल्टा एन आई, और ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये हमारे पास आ रहा है यार 0, हमारे पास तो 3 टर्म आ रहे हैं, एक्सप्रेशन में 2 ही टर्म्स कैसे आ रहे हैं, ओके, एक्सप्रेशन में 2 ही टर्म्स इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था इस टर्म की वैल्यू 0 होती है, दिस टर्म इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसको ओपन करोगे तो डेल्टा n1 प्लस डेल्टा n2 प्लस डेल्टा n3 प्लस डेल्टा है, तो अगर दो पार्टिकल कहीं कम हो रहे हैं तो दो पार्टिकल कहीं ऐड भी होंगे, तो जितने पॉजिटिव नंबर आएंगे उतने ही नेगेटिव नंबर आएंगे, तो ये 0 हो जाएगा, तो हमें मिलेगा समेशन डेल्टा एन आई एल एन जी आई माइनस समेशन डेल्टा एन आई एल एन आई इक्वल टू 0।
अब ये वाला पार्ट जो है, यस ये हमें मिला हुआ है, जो मैं दिखा देती हूँ। ये हमारे पास यहाँ पे आया, देख लीजिए, ये हमें यहाँ पे मिला हुआ है, और ये वैल्यू हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखी थी, ये वैल्यू भी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ रखी थी। तो अब यहाँ क्या करेंगे, लैग्रेंजेस मेथड लगाएंगे। लैग्रेंजेस मेथड में ये कह रहा है कि इस डेल्टा एन वाले को, यानी इसको, ये सपोज करो आपका दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3 मान लीजिए। तो इक्वेशन 1 को क्या करेगा, इक्वेशन 1 को करेगा ये किसमें मल्टीप्लाई करेगा, इक्वेशन 1 को तो 1 से कर रहा है, ठीक है। हाँ, इसको मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है माइनस एल एन अल्फा से, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है बीटा से, और इसको मल्टीप्लाई करना है 1 से, और तीनों को ऐड करना है। ये आप खुद कर लेंगे। देखो, डेल्टा यू को करना है बीटा से, तो बी डेल्टा यू आ जाएगा, और इसको करना है माइनस एल अल्फा से, तो ये हो जाएगा। और फिर ऐड किस में करना है, इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 में ये रहा, इक्वेशन 1 में माइनस के साथ ऐड करना है, -1 के साथ में, तो ये माइनस ले लिया, यहाँ लिख रखा है ना माइनस डेल्टा एल एन डब्ल्यू में, ठीक है। तो एल एन डब्ल्यू की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस एल एन डब्ल्यू की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये माइनस एल एन डब्ल्यू की वैल्यू यहाँ तक आ जाएगी, ऊपर मिल रखी है, ये हमें मिल रहा है एल एन अल्फा के वाला, और ये बीटा वाला टर्म, ठीक है, ऊपर से रख दिया। यहाँ पर हमें क्या करना है, लॉग वाले टर्म देखो कौन कौन आ रहा है। लॉग वाले टर्म में एक तो आपके पास आ रहा है, लॉग वाले टर्म में पॉजिटिव कौन कौन आ रहा है, देखो ये एल एन एन आई, अब मैं कलर दूसरा लेती हूँ यहाँ पे, तो ये देखो एल एन एन आई पॉजिटिव आ रहा है, तो एल एन एन आई पॉजिटिव आ जाएगा। उसमें माइनस का एल एन अल्फा आ रहा है, तो माइनस का एल एन अल्फा का मतलब अल्फा नीचे चला जाएगा, और ये माइनस का एल एन जी आई आ रहा है, तो जी आई भी नीचे चला जाएगा। तो ये रहा एल एन एन आई अपॉन अल्फा जी आई, और साथ में बीटा एप्सिलॉन आई एक्स्ट्रा बच रहा है, तो बीटा एप्सिलॉन आई, और सब में डेल्टा एन आई, डेल्टा एन आई, डेल्टा एन आई, डेल्टा एन आई कॉमन आ रहा है, तो वो 0 हो जाएगा। अब डेल्टा एन आई तो 0 हो नहीं सकता, तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू 0 होनी पड़ेगी, तो ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को हमने 0 कर दिया है, और यहाँ से अपन क्या करेंगे, एल एन एन आई अपॉन अल्फा जी आई इज इक्वल टू माइनस का बीटा एप्सिलॉन आई करेंगे, फिर इस एल एन को उधर भेजेंगे तो वो ई की पावर हो जाएगा, फिर उसको अल्फा जी आई करेंगे तो अल्फा जी आई को भी भेज देंगे, तो हमें एन आई इज इक्वल टू ये वाला टर्म हमें मिल जाएगा। हमें पता है कि एन क्या होता है, समेशन एन आई होता है, तो इस पे समेशन लग जाएगा, ठीक है। यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो एन के नीचे आ जाएगा ये टर्म, तो अल्फा निकालेंगे तो ये समेशन वाला पार्ट जो है वो एन के नीचे आ जाएगा, और नीचे वाला टर्म जो होता है वो पार्टीशन फंक्शन होगा हमारे पास। इसी तरह से हमारे पास जो एन आई है, अल्फा की जैसे ही वैल्यू हमें पता चलेगी, ये अल्फा की वैल्यू उठा के इस वाली इक्वेशन में रखनी है, तो यहाँ से देखो एन आई कितना आ रहा है, एन आई इज इक्वल टू अल्फा की वैल्यू है एन बाई जेड जी आई ई की पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई, ये हमारे पास एन आई की एन अल्फा हमारे पास एन बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। ये एन आई आ चुका है हमारे पास, जेड हमारे पास इस बार ये हो जाएगा, और इस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये हो जाएगी। तो इंग्लिश मीडियम में हम यहाँ पर कर चुके थे, डब्ल्यू यहाँ से स्टार्ट किया था वो देख लीजिए आप। उसके बाद हमने लाग्रांजेस मेथड ऑफ मल्टीप्लायर लगाया, बस ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी, ठीक है, दैट्स इट।